हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों के समक्ष मुख्य रूप से आर्थिक विकास करने की समस्या थी। अपनी जनता को निर्धनता से उबारना एक अन्य चुनौती थी। 9 स्वतंत्र देश सतत विकास के अभाव में अधिक समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकते थे। इन राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास हेतु उन राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ सकता था जिनसे इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था की अंतर्निर्भरता का अधिक कुशल व न्यायपूर्ण प्रबंधन हो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की व्यवस्था के संरचनात्मक सुधार हो ताकि विकासशील देशों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट, विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगी व्यापारिक बाधाओं को हटाया जाए तथा वस्तुओं का निर्यात करने में विकासशील देशों को अधिक अनुकूल शर्तें प्रदान की जाए। नेक्स्ट, विकसित देश विकासशील देशों में अपनी पूंजी का निवेश कर सकें। फिर है, विकासशील देशों को कम ब्याज व नरम शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जाएं तथा भुगतान की शर्तें भी बहुत लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य संचालन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता लागू की जाए। इस तरह नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ये प्रमुख उद्देश्य हैं। स्टूडेंट्स, आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खेद की बात यह है कि इस दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी, जिसका कारण विकसित देशों के विरोधी या असहानुभूतिपूर्ण रुख में खोजा जा सकता है। दुनिया के उन्नतिशील देश यह नहीं चाहते कि तीसरी दुनिया के गरीब व पिछड़े देश अपना आर्थिक विकास करें। फ्रैंक वॉलरस्टीन व समीर अमीन का यह कथन ठीक ही है कि उनका विकास हमारे अल्प विकास पर टिका है। पाश्चात्य के सभी देश साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी हथकंडे अपनाते हैं क्योंकि उनका वास्तविक प्रयोजन गरीब देशों का शोषण व दमन करना है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक वित्तीय सहायता या ऋण देने में तरह तरह की अड़चनें डालते हैं या अपनी शर्तें थोपते हैं। यही कारण है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विचार मात्र चर्चा का विषय बनकर रह गया है। हमें आशा करनी चाहिए कि तीसरी दुनिया के परिश्रमी देश निकट भविष्य में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लक्ष्य को सिद्ध कर सकेंगे। लेकिन इस अभियान में विकासशील देशों को एक नई दिशा दिखाई है। वे पाश्चात्य देशों के उपनिवेशवादी चंगुल से मुक्त हो चुके हैं। वे अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को चमत्कारी रूप में विकसित कर दिया। उदाहरण के लिए जैसे मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम व इंडोनेशिया जैसे छोटे छोटे देशों को दक्षिणी पूर्वी एशिया के आर्थिक बाघ कहा जाता है। यदि धनी देशों का G7 अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली व जापान मार्ग में बाधक है, तो विकासशील देशों का G15 अपने तरीके से प्रयासरत है। दुनिया के विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाने का अभियान चलाया। उन्होंने मांग की कि विश्व के समस्त देश अविकसित तथा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता व नई तकनीक दें तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव न किया जाए। शीत युद्ध के दौरान
दोनों महाशक्तियों ने अपने सैनिक गुट बना लिए। उन्होंने अनेक देशों की विशाल सैनिक व वित्तीय सहायता देकर अपने शिविर में शामिल किया। दुनिया द्विध्रुवीय हो गई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो व मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जैसे नेताओं ने गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। उन्होंने शीत युद्ध की निंदा की, किंतु दोनों महाशक्तियों से अच्छे संबंध बनाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया। शीत युद्ध के दौर में दो ध्रुवीयता की स्थिति बनी रही, लेकिन उसे भीतरी व बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सैनिक गुटों में दरारें पड़ने लगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बाहरी चुनौती पेश की।